आज ये मेरा टॉपिक 5वां टॉपिक होगा संस्कृति और सभ्यता पर। ठीक है, आज इस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और किताबों में भी कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि दोनों में बेसिकली डिफरेंसेज क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ कल्चर एंड व्हाट इज़ सिविलाइजेशन। संस्कृति और सभ्यता क्या चीज़ है। तो सब कुछ बताने से पहले अभी मैं ये चीज़ बता दूं आपको कि अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं या नहीं हैं, अगर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं तो यह सभी जानते होंगे कि कल्चर, संस्कृति ही वह ऐसा एक एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य समाज और पशु समाज को दोनों को अलग करता है। जनरली हम संस्कृति को यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी के आचरण के तरीके से, किसी के व्यवहार से, सामाजिक सोशल पैटर्न से हम संस्कृति को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं कि फला व्यक्ति बहुत सुसंस्कृत है, इसका कल्चर बहुत अच्छा है, इसके समाज का कल्चर बहुत अच्छा है। दूसरा है कि संस्कृति को हम संगीत से, वादन से, तमाम सांस्कृतिक परिपाटियों से जोड़ते हैं। जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है संस्कृति का, उसको अगर हम दो अर्थ में लेते हैं, एक है कि संस्कृति जो है मनुष्य की क्षमता, कार्यकुशलता, सामाजिक प्रतिमान को बताती है। दूसरा कि मनुष्य की भौतिक उपलब्धियों को बताती है कि मनुष्य ने अपने जीवन काल में किन किन भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त किया है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। तो ये दो दृष्टिकोण हैं, वो संस्कृति को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर मोटे मोटे तरीके से, मोटे रूप में हम बात करें तो संस्कृति जो है, समाजशास्त्र में तो हम इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन ये जो हिस्सा है वह मानव शास्त्र का है, क्योंकि जो संस्कृति का डेवलपमेंट होता है वो आदिम सोसाइटी से ही होता है और फिर जाकर सभ्य समाज में मिलता है। तो यहाँ दो दृष्टिकोण की हम बात करेंगे कि मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है संस्कृति के विषय में। मानव शास्त्रीय जो दृष्टिकोण होता है वह संस्कृति के दो पक्ष को मानता है, भौतिक और अभौतिक। मतलब कि क्या है कि उसके अंतर्गत जो है मनुष्य की वो सारी कार्य कुशलताएँ, क्षमताएँ, योग्यताएँ, सामाजिक प्रतिमान और साथ ही साथ मनुष्य की वो सारी भौतिक उपलब्धियों, दोनों को वो साथ जोड़कर ही संस्कृति को डिफाइन करता है। क्यों? क्योंकि वह मानता है कि मनुष्य जो है, जो पशु समाज से अपने को अलग किया, आग की खोज किया, अपने आसपास की जो प्राकृतिक वातावरण थे उससे जो भी चीज़ें थी उससे अपना पेट भरने की कोशिश किया, जानवरों का शिकार करने का कार्य किया, खेती करने का कार्य किया। तो मतलब क्या था कि उसकी जो आवश्यकताएं थी उसके अनुरूप वो कार्य करना शुरू किया, एक पैटर्न बनाया, एक सामाजिक प्रतिमान बनाया, उसके अंतर्गत रहकर वह कार्य किया। उसके रहन सहन, वेशभूषा, वाणी, बोली, सब में डिफरेंस, अंतर आता गया। मतलब कि उसके पीछे क्या था, वो एक संस्कृति। जैसे हम कहते हैं ना कि फला समाज की संस्कृति ऐसी है, फला समाज की संस्कृति ऐसी है, फला समाज पहले डेवलप हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण में आता है। दूसरा है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। तो जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है वह संस्कृति के केवल अभौतिक पक्ष को ही संस्कृति के अंतर्गत रखता है। मतलब जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है वह संस्कृति की चर्चा तभी करता है कि जब सामाजिक संरचना में कोई परिवर्तन आता है तो उससे जो सामाजिक संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसके संदर्भ में वह संस्कृति का अध्ययन करता है। तो इसका जो संस्कृति का अध्ययन करने का दृष्टिकोण है वह थोड़ा संकुचित है। यह केवल अभौतिक पक्ष को लेकर ही संस्कृति की बात करता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण में जो कुछ मानव शास्त्री हैं वो संस्कृति को कैसे बताते हैं कि संस्कृति क्या चीज़ है। तो उसमें जो है लेस्ली वाइट हैं, वो बताते हैं कि मानव की प्रतीकात्मक क्षमता, मतलब इन्होंने बताया है कि मानव के पास वो तरह की क्षमताएं, जैसे सीधे खड़े होने की क्षमता, स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकने वाले हाथ, मानव मस्तिष्क की क्षमता, ये तीक्ष्ण आँखें, ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी मानव की जो विशेषताएँ हैं जिसके आधार पर वह अच्छे और बुरों में अंतर स्थापित करता है, जो कि पशु नहीं कर सकता। जैसे अगर जल की बात करें तो मानव यह डिफरेंस कर लेता है कि पवित्र जल क्या है, दूषित जल क्या है।
मतलब कि उसकी ये बुद्धि है, उसकी सोच है, उसकी ये कार्य क्षमता है, जिसके आधार पर वह अच्छे और बुरे में अंतर कर लेता है, लेकिन पशु ऐसा नहीं कर पाता। दूसरी चीज़ टायलर, जो टायलर की जो डेफिनेशन है संस्कृति की, वो बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती है, जो कि एक मानवशास्त्री रहे हैं। उनका जो है, उन्होंने बताया कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वह ज्ञान, विज्ञान, कौशल, सांस्कृतिक प्रतिमान, वह सारी चीज़ें आती हैं जिसे मनुष्य एक समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है या सीखता है। मतलब कि इसमें वो क्या चीज़ है, एक तरफ तो संस्कृति के भौतिक पक्ष भी वो आ रहे हैं और संस्कृति के अभौतिक पक्ष भी आ रहे हैं, जिसके आधार पर वह संस्कृति की परिभाषा को बताते हैं। तीसरा है हर्स्कोविट्ज़। हर्स्कोविट्ज़ या इनकी बुक है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी बुक है। उसमें उन्होंने बताया कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मतलब क्या है कि पर्यावरण में जो कुछ भी मानव द्वारा निर्मित किया गया है वह सब कुछ संस्कृति है। मतलब क्या है कि इसमें वो दोनों चीज़ आ रही हैं, भौतिक पक्ष भी आ रहा है और अभौतिक पक्ष भी आ रहा है। ठीक है। दूसरा है, उसके बाद से मजूमदार एवं मदान जो है, उन्होंने बताया है कि लोगों के जीवन जीने के ढंग को ही हम संस्कृति कहते हैं। इस आधार पे जो मानव शास्त्री जो हैं, उन्होंने संस्कृति को अपने तरीके से बताया है, मतलब एक बृहद दृष्टिकोण रखते हुए बताया है कि संस्कृति ये चीज़ है, मतलब उसमें सारे भौतिक और अभौतिक सारे पक्ष उसके आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो है वो समाजशास्त्री दृष्टिकोण जो है, जो अभी हमने पहले बताया था कि इसका दृष्टिकोण संकुचित है, वह केवल अभौतिक पक्ष या अमूर्त पक्ष की ओर ही संस्कृति को बताता है। मतलब ये जो पक्ष है, इसके अनुसार ये होता है कि संस्कृति जो है उन व्यवहारों का एक अमूर्त प्रतिमान है जो सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान विकसित होते हैं और लोग उसको सीखते हैं। मतलब क्या है कि एक अमूर्त प्रतिमान की बात की जा रही है। जैसे क्या है कि अभौतिक पक्ष या अमूर्त पक्ष, मतलब कि क्या है कि संस्कृति जो है वह एक प्रतिमान के अंतर्गत दिखाई देती है। जैसे क्या है कि अगर हम दो कम्युनिटी की बात करें, दो समुदायों की बात करें, जैसे मान लीजिए हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय की बात करें, अब देखिए कैसे कल्चर को ये पक्ष जो है डिफाइन करता है समाजशास्त्री दृष्टिकोण। जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम जो हैं वह अजान करते हैं तो पश्चिम की ओर मुँह करके अजान करते हैं। अजान करते समय वो सर पे टोपी लगाते हैं या रुमाल से सर पे बांधते हैं। तो क्या है, और हिंदू क्या है कि अगर पूजा करता है तो माथे पर तिलक लगाता है, अगरबत्ती जलाता है, उसका एक ड्रेसिंग सेंस होता है। तो क्या है कि एक डेफिनिट पैटर्न के अंतर्गत वैसा व्यवहार किया जा रहा है। मतलब क्या है कि जो व्यवहार किया जा रहा है वह क्या है, वह संस्कृति नहीं है, वह सांस्कृतिक है। संस्कृति क्या है कि वो पैटर्न है, वो सोसाइटी है, उस प्रतिमान के अंतर्गत रहकर ऐसा व्यवहार किया जाता है। इसी को बात रखते हुए जॉनसन एक वैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री जो हैं, सामाजिक वैज्ञानिक बोलिए या समाजशास्त्री बोलिए, उन्होंने यही कहा है कि संस्कृति जो है वह सीखी जाती है, वह हमारे व्यवहार में सीखी जाती है। अब वो कैसे सीखी जाती है, तो अभी हमने जो बताया है कि जॉनसन ने बताया है कि संस्कृति जो है वह सीखा जाता है, एक स्वाभाविक व्यवहार नहीं है, वह डे बाय डे सीखने की प्रक्रिया। इसीलिए जॉनसन कहते हैं, जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण है, वह कहता है कि जो भौतिक पक्ष है वह संस्कृति नहीं है, क्योंकि भौतिक वस्तु को हम सीखते नहीं हैं। ठीक है। जो अकबर ने संस्कृति को दो भागों में बांटा है, संस्कृति के दो पक्ष की बात की है कि भौतिक पक्ष और अभौतिक पक्ष। ठीक है। तो जो अभौतिक पक्ष है, भौतिक पक्ष है, उसी भौतिक पक्ष को मैकाइवर पेज ने जो है उसे सभ्यता कहा है। यहाँ पर जो है संस्कृति समाजशास्त्री दृष्टिकोण जो है वो संस्कृति को केवल अभौतिक पक्ष पर ही बल देता है, क्योंकि वो कहता है कि संस्कृति जो है वो अमूर्त है, भौतिक पक्ष जो होता है वो मूर्त होता है। और यहीं पर अकबर की जो डेफिनेशन है, जिसने संस्कृति के दो पक्ष बताए, भौतिक पक्ष और अभौतिक पक्ष,
तो भौतिक पक्ष जो है उसी को मैकार्वे पेज ने सभ्यता, यही दोनों में डिफरेंस आता है कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। जॉनसन भी वही बताने का बात करते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि अभौतिक पक्ष को हम सीखते हैं, भौतिक पक्ष सीखा नहीं जाता है, भौतिक वस्तुओं को हम सीखते नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे क्या है कि कोई साइकिल है, तो साइकिल क्या चीज़ है कि साइकिल एक मूर्त चीज़ है, भौतिक चीज़ है। तो साइकिल चलाने की प्रक्रिया, साइकिल अपने आप में संस्कृति नहीं है, वो एक भौतिक वस्तु है। अब सीखने की जो संस्कृति होती है वो सीखने की प्रक्रिया होती है। तो जो सीखा जाता है कि साइकिल को, जो सीखने की प्रक्रिया, साइकिल को चलाना हम सीखते हैं या साइकिल को बनाना सीखते हैं। कहते हैं कि जो संस्कृति है वो सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, भौतिक वस्तुओं को सीखा नहीं जाता है, ठीक है। संस्कृति इस अर्थ में भी उन्होंने अंतर बताया है भौतिक वस्तुओं के संबंध में भी कि जो भौतिक वस्तु हैं वह समय के साथ साथ खत्म होते जाते हैं, लेकिन संस्कृति जो होती है वह समय के साथ खत्म नहीं होती है। भौतिक वस्तु को क्या है कि जिस रूप में लौटाया जाए उस रूप में उस वस्तु को वापस नहीं लिया जा सकता, जरूर उसमें परिवर्तन आता है। लेकिन संस्कृति क्या है कि कुछ दिन बाद भी अगर अपनाया जाए, कुछ दिन बाद भी कोई बोली है, कोई भाषा है, किसी तरह का व्यवहार है, सीखा जाता है, तो पीढ़ियों दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। तो ये डिफरेंसेज हैं जिसके कारण समाजशास्त्री जो दृष्टिकोण है वह संस्कृति के केवल परिभाषित करने के लिए केवल अभौतिक पक्ष पर ही जोर देता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि संस्कृति की जो कुछ विशेषताएं हैं उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लें। तो उसमें है कि संस्कृति जो है सीखा हुआ व्यवहार है। जो अभी बात हमने की कि संस्कृति सीखी जाती है, वह स्वयं ऐसा व्यवहार नहीं है कि जो आनुवांशिक रूप से हमें प्राप्त हो जाता है या मनुष्य पैदा होते ही अपने साथ लेकर आया, वह समाज में आता है तभी वो संस्कृति को सीखता है। दूसरा है कि संस्कृति मानव निर्मित है। ये भी वही चीज़ हो गई कि संस्कृति मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस तरीके से समाज पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया तो संस्कृति का निर्माण किया। उसके बाद मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, उसके बाद संस्कृति हस्तांतरित होती है। मतलब कि क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम संस्कृति को हस्तांतरित करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है, संस्कृति अधिसावयी एवं अधिव्यक्ति एवं अधिसावयी होती है। ये एल क्रोबर ने बताया है संस्कृति की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। जैसे अधिव्यक्ति क्या है, अधिव्यक्ति इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अधिव्यक्ति क्या है कि जैसे मनुष्य जो है, एक मनुष्य अकेला संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकता, वह किसी संस्कृति के एक हिस्से के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। मतलब क्या है कि एक मान लीजिए किसी समाज में एक संस्कृति का निर्माण हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग मिलकर संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो एक व्यक्ति अगर मर गया और जिसका योगदान था तो उसके मर जाने से वो संस्कृति खत्म नहीं होती, वह संस्कृति अनवरत आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए कहा जाता है अधिव्यक्ति, माने व्यक्ति से ऊपर। ये जो विशेषता है संस्कृति जो क्या निर्माण तो मानव ही कर रहा है लेकिन वह अधिव्यक्ति है, व्यक्ति से ऊपर है। दूसरा है अधिसावयी। अधिसावयी क्या है कि यहाँ मनुष्य को जो एक सावय के समान माना गया है, तो उसके जो हिस्से में है कि मनुष्य संस्कृति का जो निर्माण कर रहा है, ठीक है, वो सावय के समान है, तो उसमें एक अंग के निकल जाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से देखा जाए संस्कृति क्या है, उस सावय से ऊपर है, इसीलिए इसको कहा जाता है अधिसावयी। अब हम बात करते हैं सभ्यता की। तो सभ्यता जो है वो अंग्रेजी शब्द सिविलाइज्ड, लैटिन भाषा के शब्द सिविटास से हुई है इसकी उत्पत्ति। मतलब इसका मतलब होता है नगर में निवास करने वाले। तो नगर में निवास करने का मतलब ही है कि लोग की सोच, बुद्धि, विवेक जो है ऊंची होगी, उस तरह की क्षमता उनकी होगी, कार्यशैली होगी जिस हिसाब से वो ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, मतलब भौतिक चीज़ों की। उसी को अभी कुछ जो हैं वो बताए हैं समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, इसे मार्गन बताए हैं कि सभ्यता जो है संस्कृति की उच्च एवं विकसित अवस्था है। मतलब संस्कृति के ही उच्च और विकसित अवस्था को ही उन्होंने सभ्यता कहा है। मैकार्वे पेज जो है जब अकबर्न की परिभाषा से जो भौतिक पक्ष है उसी को उन्होंने सभ्यता के रूप में परिभाषित किया है। तो वो बताते हैं कि सभ्यता है क्या। तो इनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसमें लिखते हैं कि सभ्यता से हमारा तात्पर्य उस समस्त क्रियाविधि, मशीनी तंत्र व संगठन से है जिसकी रचना मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं एवं परिस्थितियों को नियंत्रित करने के प्रयत्न के क्रम में की है। मतलब कि मैकेनिज्म, मशीनी तंत्र,
मतलब मशीनी तंत्र का क्या मतलब है कि मूर्त चीज़ें, कि अगर किसी चीज़ का हम निर्माण कर रहे हैं, वो हम दिखाई दे रहा है, उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, मतलब उन सारी क्रिया विधियों से जिससे कि मनुष्य की एक ऐसी वस्तु का निर्माण, उन चीज़ों का निर्माण जो मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी हैं। तो ये है सभ्यता। इसकी जो विशेषताएं हैं उस पर हम थोड़ा ध्यान दे दें तो परिभाषा और क्लियर हो जाएगी कि सभ्यता जो है भौतिक उत्पादों से संबंधित होती है। भौतिक उत्पाद क्या है? जो कि मूर्त हैं, जो कि दिखाई देते हैं। दूसरा है कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। तीसरा क्या है? इसका संबंध उपयोगिता से है। ठीक है, उपयोगिता से मतलब क्या है कि कोई भी सभ्यता, कोई भी चीज़ अगर ये लगता है, जैसे मान लीजिए कि विदेश में, अमेरिका में कोई ऐसी चीज़ बनी, कोई ऐसी दवा बनी, ठीक, जो लगता है कि भारत के लिए उपयोगी है, तो उसका हम ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब ये क्या है? उपयोगिता की दृष्टि से, कि वो उसको हम तुरंत ही अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं। अब आता है कि क्या अंतर है सभ्यता और संस्कृति में, हम किस प्रकार अंतर कर सकते हैं। ठीक है, अब सभ्यता एवं संस्कृति में जो अंतर करते हैं उसमें पहला अंतर ये है कि सभ्यता का ठोस माप है जबकि संस्कृति का माप नहीं है। अब सभ्यता की ठोस माप संभव है, मतलब कि कैसे संभव है? जैसे मनुष्य है, उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मान लीजिए आवागमन के साधन को बनाया। ठीक है, मान लीजिए कि दूरी तय करने के लिए पहले जब सभ्यता थी, जब मानव का जन्म हुआ, धीरे धीरे उसकी क्षमता विकसित हुई, उसकी सोच डेवलप हुई, तो उसने आवागमन के साधन के लिए मान लीजिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे समाज और विकसित हुआ, उसकी कार्य क्षमता, बुद्धि, विवेक में और परिवर्तन हुआ, तो बैलगाड़ी से वो साइकिल पर आता है। ठीक है, साइकिल से मोटरसाइकिल पर आता है, उसके बाद से वो बस पर आता है, ट्रेन पर आता है, हवाई जहाज़ पर आता है। फिर तो क्या है, अपनी आवश्यकताओं को और आसान करने के लिए, आसानी तरीके से पूरा करने के लिए वो इन चीज़ों का निर्माण करता है। तो ये क्या है कि हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों में तुलना करके देख सकते हैं कि बैलगाड़ी की तुलना में साइकिल कितनी अच्छी थी, साइकिल की तुलना में मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में बस, बस की अपेक्षा ट्रेन। मतलब क्या है, ये अंतर एक साथ दिखाई हम इसको मतलब माप सकते हैं, लेकिन संस्कृति को हम नहीं माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो थिंकर हैं, दो विचारक हैं, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि फला विचारक बहुत बढ़िया है, दूसरे विचारक जो है उनके विचार उस पहले विचारक की तुलना में बहुत अच्छे हैं या खराब हैं, क्योंकि सबके विचार का अपना महत्व है, इसलिए इसकी ठोस माप संभव नहीं है। दूसरा आता है सभ्यता में निरंतर प्रगति होती है जबकि संस्कृति में नहीं। अब क्या है, सभ्यता में निरंतर प्रगति होती है, मतलब क्या है कि सभ्यता बैक नहीं होती है, पीछे नहीं लौटती है। से मान लीजिए कि अभी हमने बताया था कि बैलगाड़ी से साइकिल बना, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से बस बना, बस से आगे बना ट्रेन बना, ट्रेन से हवाई जहाज बना। तो क्या हम पीछे थोड़ी ना आ रहे हैं? आज की क्या सभ्यता, आज विकसित युग में हम रह रहे हैं, तो क्या हम बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, डे बाई डे चेंजिंग कर रहे हैं, तो मतलब क्या इसमें निरंतर प्रगति होती है, लेकिन संस्कृति में नहीं। आज 50 सालों से जो हम जिस भाषा का यूज कर रहे हैं, जिस रहन सहन का यूज कर रहे हैं, जो हमारे सोसाइटी में प्रचलित हैं, जो मूल्य प्रचलित हैं, वो आज भी प्रचलित हैं, तो उसमें निरंतर प्रगति संस्कृति में नहीं होती है। नेक्स्ट है सभ्यता आसानी से हस्तांतरित हो सकती है जबकि संस्कृति नहीं। अब क्या है कि सभ्यता आसानी से हस्तांतरित हो सकती है, मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि विदेश में बना कोई सामान है, ठीक है, उसको अगर भारत को ज़रूरत है, तो वह क्या है, आसानी से ठीक उसी रूप में, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, और उसको हम आसानी से अपने यहाँ मंगा सकते हैं। लेकिन संस्कृति क्या है, संस्कृति में चेंजिंग आ सकती है। जैसे मान लीजिए किसी भाषा को हम सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी भाषा ही है, इंग्लैंड से भारत में आई, ठीक है, और भारत में जो अंग्रेजी बोली, दोनों अंग्रेजी तो है लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में भी इंग्लैंड से इंग्लिश गई और अमेरिकन इंग्लिश, तो दोनों भाषा ही है, मतलब संस्कृति है, लेकिन दोनों के में क्या डिफरेंसेज हैं, तो ठीक उसी रूप में नहीं ग्रहण की जा सकती है। नेक्स्ट है सभ्यता बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है जबकि संस्कृति नहीं। सभ्यता क्या है कि जिस रूप में है, जैसे मान लीजिए कि हम आपको कोई पेन बताते हैं कि ये
इस तरीके का पेन है, इतने रुपए का पेन है, तो जिस रूप में हम आपको दे रहे हैं उसी रूप में आपको हम वापस ले सकते हैं। लेकिन संस्कृति में ऐसा संभव नहीं होता, उसमें ज़रूर चेंजिंग हो जाती है, ट्रांसफर में, हस्तांतरण में। एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सांस्कृतिक विलंबना का। अभी इससे रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड अभी बहुत छोटे बड़े कॉन्सेप्ट हैं जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा, लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट एक बता देता हूँ, सांस्कृतिक विलंबना क्या है। जो ऑकबर्न है उन्होंने बताया, जो अभी हमने संस्कृति की बात की थी, कि संस्कृति को संपूर्ण रूप में उन्होंने भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को लेकर संस्कृति की बात की। ठीक है, तो विलंबना में क्या है कि पिछड़ना, लैग, पिछड़न, मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए भौतिक पक्ष की तुलना में अभौतिक पक्ष हमेशा पीछे रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी परिवर्तन, भौतिक पक्ष का मतलब है कि मैकेनिज्म से, ठीक है, कि नित्य नई नई चीज़ों का निर्माण, उसकी अपेक्षा नित्य हम नई भाषा संस्कृति का निर्माण रोज नहीं कर सकते। यहाँ क्या है, लैग का मतलब है, विलंबना का मतलब है संस्कृति की भौतिक पक्ष की तुलना में अभौतिक पक्ष का पीछे रह जाना, यही है कल्चरल लैग। तो इस तरीके से आज थोड़ा सा एक हमने इंट्रोड्यूस किया, सभ्यता और संस्कृति क्या है, इसकी विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। एक बार पुनः अपने विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस कोविड-19 महामारी से अपने को बचाएं, स्वच्छ रखें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।